दोस्तों लोकसभा से एक बिल पास हो चुका है जिसके आधार पे यदि भारत सरकार चाहे तो यूपीआई पे वो ट्रांजैक्शन फीस लगा सकती है। और ये बिल पास करने के पीछे पर्पस ही यही है कि यूपीआई पे देखिए ट्रांजैक्शन फीस तो लगेगा। अब दोस्तों इसकी डिमांड काफी लंबे समय से हो रही थी, 2022 के आसपास की बात है। आरबीआई का ही एक पेपर आया था क्यों ये फीस लाना आवश्यक है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कुछ आर्टिकल्स आने शुरू हुए हैं जिसके आधार पे ये भारत इसलिए लाया है क्योंकि इसके पीछे यूएस का दबाव था। जी हाँ, ये बात अगर आप देखें तो अपोजिशन के जाने माने एमपी जयराम रमेश जी ने भी कहा कि भारत ये लॉ यूपीआई के ऊपर फीस लगाने का लॉ जो लेकर के आया है वो यूएस दबाव में लाया है। तो इसके पीछे इन तर्कों में कितना दम है और क्यों ये कहा जा रहा है बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। और वहीं वीजा मास्टर कार्ड जो बार बार कंप्लेन कर रहे थे यूपीआई के खिलाफ, इस फीस के बाद अब वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या ये अमेरिका के दबाव में हुआ है, बेहद आवश्यक है उस पर हम चर्चा करें। क्योंकि आप देख सकते हैं लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया है, मनी बिल है, यानी कि प्राइमरीली लोकसभा ही इसको तय करता ये पास होगा कि नहीं होगा। पास हो गया है, यानी कि अब ये लॉ जिसके द्वारा बैंक्स आने वाले दिनों में यूपीआई पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पास हो चुका है। और वहीं आप देख सकते हैं दोस्तों आज का ही इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया, ट्रंप फैक्टर यूपीआई के पीछे ढूंढा जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ है, ट्रंप के दबाव में ये किया गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं ये अपोजिशन का क्लेम है कि यूपीआई चार्जेस इसलिए लगाए गए हैं, यूएस इन्फ्लुएंस है इसके पीछे। अब दोस्तों यहां पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ये बिल कौन सा है? टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है, लोकसभा से पास हुआ है। किस प्रकार का बिल है? मनी बिल है, यानी कि लोकसभा ही डिसाइड करता है ये बिल पास होगा या नहीं होगा। लोकसभा में सरकार की मेजॉरिटी है, बिल पास हो जाता है और उसके बाद ये बिल फिर राज्यसभा को भेज दिया जाता है। 14 दिन का मोहलत होता है, पास करना है करो, रिजेक्ट करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब लोकसभा ने तय कर दिया पास यानी पास। अब इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली इस पूरे के पूरे टैक्सेशन अदर लॉज अमेंडमेंट बिल की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए थे और उसी में एक सेक्शन 10A को एडिट करने की बात थी, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में जो सेक्शन 10A था उसको बदलाव लाना था। क्यों? क्योंकि जो पुराना सेक्शन 10A था उसके अनुसार बड़ा क्लियर था कि जो भी बैंक्स हैं, जो भी पेमेंट सिस्टम है, यदि आप भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मनाही थी, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं लग सकता है। जो कीमत है वो एज इट इज दी जाएगी और इसको इस्तेमाल करने का जीरो चार्ज भरना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी में बदलाव किया गया है। तो चेंज के बाद गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है उससे सरकार को लीगल पावर मिलता है कि वो भविष्य में चाहे तो चार्जेस लगा सकती है भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड, रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर। अब दोस्तों सरकार को बस और बस एक सिंपल सा नोटिफिकेशन लाना है और उसके साथ फीस लगा देनी है। तो ये दोस्तों यूपीआई में फीस की बात हो रही है। अब सवाल उठ रहा है कौन चार्ज होगा और कौन चार्ज करेगा, पैसा किसको मिलेगा, पैसा कहां से आएगा? देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो कितना चार्ज किया जाएगा, देखिए अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अभी तो बस एनेबलिंग सिस्टम शुरू हुआ है, जिससे अगर आप देखें तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव हुआ है तो सरकार कल को चार्ज ला सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? तो जैसा मैंने यहां पे आपको बताया कि एक नोटिफिकेशन लाना होगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि कितना चार्ज आया है। तो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, अलग अलग अनुमान है। अब बेसिकली क्या होता है, अगर आपने वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल करने पे क्या होता है, आपको एक चार्ज भरना पड़ता है जिसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, एमडीआर कहते हैं। अब दोस्तों ये कितना होता है? तो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो 1.25% जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका 1.25% फीस जिसका वीजा का है तो उसको आपको देना पड़ेगा और फिर वो बैंक और उन सब में आपस में बांट लिया जाता है अलग अलग प्रकार से। वैसे ही एमएक्स यूज कर रहे हैं तो 2.3% हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको ट्रांजैक्शन चार्ज कहते हैं। तो वैसा ही ट्रांजैक्शन चार्ज यूपीआई के केस में कहा जा रहा है, कितना होगा? तो कोई कह रहा है 0.03%, कोई कह रहा है जी 0.5%, तो इसके बीच में कुछ हो सकता है। कौन चार्ज होगा? देखिए इसमें बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि यदि 2,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा
तो ही चार्ज किया जाएगा। यानी कि जो आप डेली सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीदने गए, अन्य ग्रोसरी खरीदने गए, उसमें नहीं होगा। 2,000 रुपए से ज्यादा अगर चार्ज हो रहा है तो ही चार्ज लिया जाएगा, और वो भी तब जब जिस मर्चेंट को आपने दिया उसका टर्नओवर 1 से 1.5 करोड़ है, यानी कि बड़ा मर्चेंट है। दूसरी बात, अगर मैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करूं तो, यानी कि मैंने अपने भाई को पैसा भेजा, अपने दोस्त को पैसा भेजा, तो उस केस में कोई चार्ज किसी को नहीं देना है, उस केस में ये टोटली फ्री है। अगर मैं क्रोमा गया, वहां पे जाके मैंने फोन खरीदा और जब मैंने यूपीआई इस्तेमाल किया तो उस केस में क्रोमा को कुछ 0.03 से 0.5% जो भी तय होगा ट्रांजैक्शन का उतना परसेंट देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये चार्ज तब लगेगा क्योंकि क्रोमा का ऑब्वियसली टर्नओवर 1 से 1.5 करोड़ से बड़ा है। वैसे ही आप देखें, फोन खरीदा हो तो 2,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसमें भी याद रखिएगा, जो स्मॉल शॉपकीपर हो गए, डे टू डे कम्युनिटी जो ट्रांसफर हो रहा है पैसे का, वो सब अनटच्ड रहने वाला है, उसमें कोई चार्ज कहीं भी नहीं है। अब सवाल उठता है, ये पैसा किसको मिलने वाला है? अब अगर आप देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा अमेजन पे, है ना। अमेजन पे गया, मैंने फोन खरीदा और मैंने जीपे के द्वारा पेमेंट किया, यूपीआई सेलेक्ट किया, जीपे से पेमेंट किया, 10,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दिया। और मान लीजिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर रेट अप्लाई हो चुका है। तो अमेजन के पास अगर आप देखें तो मैंने भले 10,000 ट्रांसफर किया, 10,000 का मैंने फोन खरीदा, मैंने 10,000 अमेजन को दिया, लेकिन अमेजन के पास 9,970 रुपीज जाएगा 0.3%, यानी कि देखें तो 30 रुपया अमेजन क्या करेगा, वो अगर आप देखें तो उसको भरना पड़ेगा। ये हो जाएगा ट्रांजैक्शन फीस। ये 30 रुपए कैसे आपस में डिवाइड होगा? तो क्या ये जीपे को मिल जाएगा क्योंकि मैंने जीपे से पे किया है? नहीं। ये पेमेंट कैसे जाएगा? देखिए, जीपे तो क्या है, ओपन सामने में जो ऐप है जिससे पेमेंट हो रहा है वो है, लेकिन जीपे के पीछे मेरा एसबीआई में बैंक अकाउंट हो सकता है, होगा, मान लेते हैं। तो वो जो एसबीआई का बैंक अकाउंट है जिससे मैंने पेमेंट किया, अधिकतम पैसा जो 30 रुपए का आप देखें, 60 से 70%, यानी 18 से 21 रुपए एसबीआई को जाएगा। अमेजन के जिस सेलर के पास, जो कि 2-3 करोड़ का कम से कम बेसिक टर्नओवर रखता होगा, जिसको मैंने ट्रांसफर किया, 10,000 रुपया दिया फोन खरीदने का, तो वो उसका भी कोई बैंक अकाउंट होगा जिसने ये प्रोसेस किया, जिसमें यूपीआई गया। मान लीजिए वो आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसको अगर आप देखें तो रिमेनिंग शेयर जो बच गया, बचा हुआ 7 से 10 रुपया उसके आईसीआईसीआई को मिल जाएगा। बाकी आप देखें तो एनपीसीआई को कुछ पैसा मिलता है, फिक्स्ड फ्लैट चार्ज है ट्रांजैक्शन पीछे। बाकी जीपे को कुछ नहीं मिलता है, मोर और लेस कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बहुत कम अमाउंट जाएगा। तो मेजरली बैंक्स के बीच में ये पैसा डिवाइड होने वाला है जो कि इस यूपीआई सिस्टम को चला रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 2,000 के ऊपर का ही ट्रांजैक्शन पे ये लगने वाला है, पहली बात है। तो 2,000 से रुपए से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है वो टोटल यूपीआई में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका 5% है, बहुत कम है। इसके सिवा अगर आप देखें तो बाई वैल्यू ये 65% होता है। बाई वैल्यू मतलब काफी बड़ा है, यानी कि टोटल पैसों के सेंस में आप देखें तो काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन डे टू डे वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो ज्यादा नहीं है। तो रूटीन स्मॉल पेमेंट्स जो 2,000 से कम में आ गए, ग्रोसरी, ऑटो, मिल्क, ये सब अगर आप देखें तो अनअफेक्टेड रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको यहां पे डेटा दिया, ये 2020 के पहले एमडीआर जैसे काम करता था उसके हिसाब से ही मैंने बताया। अभी क्या नोटिफिकेशन आएगा तो ये भी क्लैरिटी आएगी कि कैसे बट रहा है। अब यहां पे यूएस कनेक्शन क्या आ गया, देखिए यहां पे आपको जानना होगा। ऑपोजिशन अगर आप देखें तो उसमें जयराम रमेश जी जाने माने नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये 2026 का जो यूपीआई पे ट्रांजैक्शन बिल, जो ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है, जो बिल आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि लेटेस्ट यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का 2026 का जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया था कि यूपीआई के वजह से यूएस के वीजा मास्टर कार्ड को नुकसान हो जाता है, और अमेरिका के दबाव में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में ट्रेड डील के पहले सरकार को यूपीआई को डाइल्यूट करना पड़ रहा है, जिस वजह से अमेरिकन बिजनेस जो वीजा मास्टर कार्ड है उनके लिए मार्केट खोलना पड़ रहा है। अब ये बात जयराम रमेश जी ने कही, कुछ यही बात अगर आप देखें तो इंडियन एक्सप्रेस के भी जो आर्टिकल आया है उसमें भी इसी की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक बात आपको जाननी होगी, ये बात सच है, यूएस ने यूपीआई, रुपए दोनों आर्किटेक्चर से उसे बड़ी नफरत है, लेकिन ये कोई 2026 में पहली बार क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। 2018 की बात है, यूपीआई आने वाला है और उस समय आया है, और उस समय मास्टर कार्ड ने जाके यूएस सरकार को कंप्लेन किया था कि रुपए आ गया है, उसके प्रमोशन से अमेरिका की कंपनी को नुकसान हो रहा है, भारत में कुछ कीजिए।
वैसे ही 2021 की बात है, यूपीआई थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब वीजा ने कंप्लेन किया था और कहा था कि देखिए एनपीसीआई रुपए के फेवर में पॉलिसीज बन रही हैं, कुछ कीजिए, इंडिया गलत कर रहा है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसके रिपोर्ट की बात जयराम रमेश जी कर रहे हैं, नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट है 2023, 2025, 2026, 2023 से कंटिन्यूअसली ये रिपीटेडली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को कह रहा है कि इस वजह से अमेरिका का नुकसान होता है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। अमेरिका की कंपनीज जो हैं उनको तो चार्जेस देना पड़ता है ना, ट्रांजैक्शन करते हैं तो। लेकिन देखिए एनपीसीआई के रुपए को, यूपीआई को 0% ट्रांजैक्शन फीस में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, तो कोई वीजा मास्टर कार्ड कर ही नहीं रहा है। आप भी कर दीजिए ना 0%, नुकसान सही है। यहां वो कह रहे हैं देखो सरकार सब्सिडाइज कर रही है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो जा रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है 2023 से चला आ रहा था। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इस बीच में जो रुपए है किस तेजी से बढ़ा है। जो टोटल कार्ड्स भारत में इशू हुए थे 2017 में रुपए कार्ड केवल 15% था, 2020 में ही ये 63% से अधिक हो गया। यूपीआई अगर आप देखें तो 85% ऑफ इंडिया टोटल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम यूपीआई होता है। 2025-26 में 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुए, 314 लाख करोड़। यूपीआई की बात करें तो दोस्तों दुनिया के आधे से अधिक रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन यूपीआई से होता है, 10 देशों में यूपीआई पहुंच चुका है। तो ऑब्वियसली अगर इस प्रकार से यूपीआई बढ़ेगा तो अमेरिकन कंपनीज नाराज होंगी। तो इस वजह से वो आज से नहीं, करीबन 2018 से उनकी नाराजगी चली है। अब सवाल पूछा जाएगा तो फिर फीस क्यों लगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए लगा कि वीजा मास्टर कार्ड को फीस देना पड़ता है तो यूपीआई को भी देना पड़ेगा। क्या वो कारण है या उसके पीछे कुछ और कारण भी है? देखिए यहां पे अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स है वो कहती है कि एनुअल कॉस्ट, सालाना जो कीमत केवल और केवल यूपीआई और रुपए को चलाने का लग रहा है वो 8.5 से 10,000 करोड़ रुपए है। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये जीटा, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब का एस्टिमेट है। तो ये बहुत बड़ा है। अगर हम हायर साइड देखें तो 20,000 करोड़ तक का कहा जाता है केवल और केवल ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने का कीमत कहीं ना कहीं हमें बियर करना पड़ रहा है। अब इस कीमत में अगर आप देखें तो कौन इसे बियर करता है? बैंक्स करते हैं, जिनको पैसा जा रहा है। जीपे के पीछे मेरा एक बैंक छुपा है, एसबीआई, जो कि पेमेंट कर रहा है। वैसे ही आपको पैसा दिया तो आपने फोन पे लिया, फोन पे के पीछे वापस एक बैंक है, मान लेते हैं आपके लिए एक्सिस बैंक है, तो वो जो कि पेमेंट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा रहा है। तो ये दो बैंक्स जो कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, मोर और लेस इस यूपीआई को चलाने की कीमत इनको ही देनी पड़ रही है। नतीजा ये बैंक्स जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हुई, कोर बैंकिंग लोड इतना बढ़ गया है। दोस्तों आप देखिए ना, 2017 में यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना होता था? 2 करोड़ भी नहीं था, 1.78 करोड़। 2026 में कितना? 22,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए करीबन 7,000 करोड़ से बढ़ के 285 लाख करोड़ हो गया है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो 12,000 गुना बढ़ा है, वैल्यू देखें 4,000 गुना बढ़ा है। तो इस तरीके से यदि आपका ट्रांजैक्शन का नंबर्स बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपके लिए खर्चा कितना बढ़ जाता है? सर्वर को अप टाइम रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। वैसे ही आप देखें तो बैंकिंग लोड कितनी बढ़ती है। इसके सिवा फ्रॉड होता है यूपीआई पे, तो मिटिगेशन के लिए काम करना पड़ता है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना पड़ता है कि यूपीआई डाउन ना हो। वैसे ही आप देखें तो सर्विस प्रोवाइडर फीस है जो वो सब आपको पे करना पड़ता है। तो खर्चे बहुत हैं यूपीआई चलाने में, और ये अब तक बैंक्स बियर कर रहे हैं। सरकार क्या करती है? सरकार सब्सिडाइज करती है। अगस्त 2022 में इसी वजह से आरबीआई ने कहा था कि देखिए यूपीआई में ट्रांजैक्शन फीस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्टेनेबल नहीं है। कारण अगर आप देखें तो अब तक टैक्स पेयर्स के द्वारा इसको सब्सिडाइज किया जा रहा है। पैसा तो देखिए हमको देना ही है, कोई ना कोई तो पैसा देगा। अब तक अगर आप देखें तो सब्सिडीज जो कि अगर आप देखें 2021-22 में 1400 करोड़ रुपए करीबन सरकार ने यूपीआई चलाने के लिए दिया। 2022-23 में 2200 करोड़, 2023-24 में 3,500 करोड़। तो ये सब बजट से पैसा आवंटित किया गया, इन बैंक्स को दिया गया और अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। प्रॉपर डिवीजन भी कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से भी अगर आप देखें, और ये कितना है टोटल कॉस्ट, ऐसा आपको पता है 10 से 20,000 करोड़ है, तो कहा जाता है 11 से 14% ऑफ टोटल कॉस्ट ही बैंक्स को कहीं ना कहीं सरकार दे पा रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि अधिकतम चला भी रहे हैं, अधिकतम अकाउंट ही उसी में है, तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर ही एक तरीके से उसे भी चला रहा है। तो पैसा किसी ना किसी को तो देना ही है। यही आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, या तो पैसा हम दें टैक्स के रूप में, या फिर इसको कहीं ना कहीं चार्जेबल बना के निकालना पड़ेगा। तो वही बात है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एनपीसीआई का खुद का टेक प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वो केवल 500 करोड़ है। लेकिन जो बैंक्स पीछे में काम कर रहे हैं उनको अधिकतम पैसा देना पड़ रहा है। यूपीआई वॉल्यूम इतना बढ़ गया है,
बैंक्स पे कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ रहा है, जिस वजह से उनको एक्सपैंड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर रिटर्न्स नहीं आएगा तो यूपीआई इकोसिस्टम सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो तेजी से और एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में बैंक्स के लिए इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि उस इकोसिस्टम को वो रन करें और अप टाइम ज्यादा से ज्यादा रखें, एफिशिएंट बनाएं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार से आरबीआई काफी लंबे समय से कह रही थी कि यूपीआई पे ट्रांजैक्शन फीस लगाना होगा। तो यहां पे अब वो ट्रांजैक्शन फीस कौन देंगे? तो मर्चेंट्स को देना होगा। जैसा मैंने बताया, जो बड़े मर्चेंट्स हैं 1.5 करोड़ से अधिक का जिनका टर्नओवर है, उनको ये कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, जो कि 10,000 में अगर आप देखें तो 30 रुपया 25 रुपया कुछ उस प्रकार से होगा, जो कि सरकार तय करेगी कि कितना एमडीआर होता है। अच्छी बात क्या है, ये अगर आप देखें तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही नहीं है, जैसे कि वीजा मास्टर कार्ड का 1.25% 1.5% पर्पस है पैसा कमाना। यहां वो पर्पस से ज्यादा है कि भाई जो रनिंग कॉस्ट है वो मेंटेन करना। तो ये कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होने वाला है, बहुत माइनर ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए करंट अफेयर्स बैच हम लेकर के आए हैं। बाइलिंगुअल बैच है, 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्लास है, वीकली टेस्ट होता है, प्रीलिम्स मेंस कवरेज होता है, करंट अफेयर्स नोट्स होता है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड फैकल्टी रहेंगे जो कि आपको अलग अलग टॉपिक्स यहां पर पढ़ाने वाले हैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, पीआईबी अपडेट्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कवर कराया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हर महीने 20 क्लासेस होते हैं। 2 एक्सपर्ट एजुकेटर्स हमने इसके लिए डिप्लॉय किया है जो आपको ये पढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ आपको कवर किया जा रहा है। डेली करंट अफेयर्स क्लास से लेकर नोट से लेकर टेस्ट से लेकर सब कुछ कवर होता है। फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट, स्कीम्स, सब कुछ कवर कर रहे हैं। अगस्त के लिए प्रॉपर लर्निंग रोड मैप भी है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दे। 20 क्लास क्या क्या है इस हफ्ते में आप देख लीजिए और अवश्य जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा।